नमस्कार। कहानी लिखने वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा वो है जिसने कहानी अपने जिस्म पर झेली है। चलिए सुनते हैं अमृता प्रीतम जी की लिखित कर्मा वाली की कहानी। बड़ी ही सुंदर तंदूर की रोटी थी, पर सब्जी की तरी से छुआ कौर मुंह को नहीं लगता था। इतनी मिर्चें! मैं और मेरे दोनों बच्चे सी सी कर उठे थे। यहाँ बीबी जाटों की आवाजाही बहुत है। शराब की दुकान भी यहाँ कोसों में एक है। जाट जब एक घूंट पी लेते हैं फिर अच्छी मसालेदार सब्जी मांगते हैं। तंदूर वाला कह रहा था। यहाँ जाट शराब? हाँ बीबी, घूंट शराब का तो सभी पीते हैं, पर जब किसी आदमी का खून करके आए तब जरा ज्यादा ही पीते हैं। यहाँ ऐसी घटनाएं? अभी तो परसों तरसों कई 5-6 आ गए। एक आदमी मार आए थे, खूब चढ़ा रखी थी, लगे शरारत करने। वो देखो, मेरी 3 कुर्सियां टूटी पड़ी है। परमात्मा भला करे पुलिस वालों का, वह जल्दी पकड़ कर ले गए उन्हें, नहीं तो मेरे चूल्हे की ईंटें भी नहीं मिलती। पर कमाई भी तो हम उन्हीं की खाते हैं। कौशल्या नदी देखने की सनक मुझे उस दिन चंडीगढ़ से फिर एक गांव में ले आई थी, पर मित्रों से चली बात शराब तक पहुंच गई थी, और शराब से खून खराबे तक। मैं उस गांव से जल्दी जल्दी बच्चों को लेकर लौटने को हो गई थी। तंदूर अच्छा लिपा पुता और अंदर से खुला था, और भीतर की ओर एक तरफ कोई 6-7 खाली बोरियां तान कर जो पर्दा कर रखा था, उसके पीछे पड़ी 3 खाटों के पाई बताते थे कि तंदूर वाले के बाल बच्चे और औरत भी वहां रहते थे। मुझे लगा इतना बड़ा खतरा नहीं था। वहां पर औरत की रिहाइश थी, इज्जत की रिहाइश थी। किसी औरत ने टाट का कांटा मोड़ा, बाहर की ओर झांक कर देखा और फिर बाहर आकर मेरे पास आ खड़ी हुई। बीबी, तूने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो। वह एक सादी सी जवान औरत थी। मैं उसके मुंह की ओर ताकती रही, पर मुझे कोई भूली बिसरी बात याद भी नहीं आई। मैंने तो तुझे पहचान लिया है बीबी। पिछले साल, न सच, उससे भी पिछले साल तू यहाँ आई थी ना? आई तो थी। सामने मैदान में एक बारात उतरी थी। हाँ, मुझे ये याद है। वहां तूने मुझे डोली में बैठी हुई को 1 रुपया दिया था। बात याद आई। 2 साल पहले मैं चंडीगढ़ आई थी। वहां पर नया रेडियो स्टेशन खुलना था, और पहले दिन के समागम के लिए मेरे दिल्ली के दफ्तर ने मुझे वहां एक कविता पढ़ने के लिए भेजा था। मोहन सिंह तथा एक हिंदी कवि जालंधर स्टेशन की तरफ से आए थे। समागम जल्दी ही खत्म हो गया था, और हम 3-4 लेखक कौशल्या नदी देखने के लिए चंडीगढ़ से इस गांव में आए थे। नदी कोई 1.5 मील ढलान पर थी, और वापसी चढ़ाई चढ़ते हुए हम सब चाय के एक गर्म प्याले को तरस गए थे। सबसे साफ और खुली दुकान यही लगी थी। यहीं से चाय का एक गर्म प्याला मिला था। उस दिन इस दुकान पर पक रहे मांस और तंदूरी रोटियों के साथ साथ मिठाई भी काफी थी। तंदूर वाला कह रहा था, आज यहाँ से मेरी भांजी की डोली गुजरेगी, मेरा भी तो कुछ करना बनता है ना। और फिर मैदान में सामने डोली उतरी। डोली किसी पिछले गांव से आई थी, उसे आगे जाना था। रास्ते में मामा ने स्वागत किया था। विवाह भी अजीब चीज है, आते वक्त कैसे रंग बांधता है, और जाते समय। हम में से एक ने कहा था, और चाय के घूंटों के साथ रंग की फिलॉसफी भी गर्म होती गई थी। रुको, मैं नई दुल्हन का मुंह देखाऊं, भला उसके मुंह पर आज कैसा रंग है। मुझे याद है मैंने कहा था, और आगे से मेरे साथियों ने जवाब दिया था, हमें तो कोई डोली के पास जाने भी नहीं देगा, तुम ही देखाओ, पर खाली हाथों न देखना। मैं एक मुस्कुराहट लिए डोली के पास चली गई थी। डोली का पर्दा एक तरफ से उठा हुआ था। मैंने पास में बैठी नाइन से पूछा था, मैं दुल्हन का मुंह देख लूं? बीबी जी सद के देख,
हमारी लड़की तो हाथ लगाए मैली होती है। और सचमुच लड़की की श्रृंगारपुरी नथ में जो मुस्कुराहट का मोती चमक रहा था, उसका रंग झलना कोई आसान नहीं था। मैंने 1 रुपया उसकी हथेली पर रखा और जब लौटी तो मेरे साथी कह रहे थे, क्षण भर पहले तुमने जो कविता पढ़ी थी, कॉलेज की कितनी लड़कियों ने रुपये रुपये के नोट पर तुम्हारे हस्ताक्षर करवाए थे। उस बेचारी को क्या मालूम होगा कि वो रुपया उसने किसने दिया था। कहीं जानती होती हस्ताक्षर ही करवा लेती। 2 साल पहले की बात थी। मुझे पूरी की पूरी याद आ गई। तू वो डोली वाली लड़की? हाँ बीबी। जाने किस घटना ने उसे 2 बरसों में लड़की से औरत बना दिया था। घटना के चिन्ह उसके मुंह पर दृष्टिगोचर होते थे, पर फिर भी मुझे सूझता नहीं था कि मैं उसे कैसे पूछूं। बीबी, मैंने तेरी तस्वीर अखबार में देखी थी। 1 बार नहीं, 2 बार। यहाँ भी कितने ही लोग आते हैं जिनके पास अखबार होता है। कई तो रोटी खाते खाते यहीं पर छोड़ जाते हैं। सच? और फिर तूने पहचान ली थी? मैंने उसी वक्त पहचान ली थी। पर बीबी, वे तेरी तस्वीर क्यों छापते हैं? मुझसे जल्दी कोई जवाब न बन पड़ा। ऐसा सवाल पहले कभी किसी ने नहीं किया था। कुछ लजाते हुए मैंने कहा, मैं कविता कहानियाँ लिखती हूँ ना। कहानियाँ? बीबी, क्या वे कहानियाँ सच्ची होती है या झूठी? कहानियाँ तो सच्ची होती है, वैसे नाम झूठे होते हैं ताकि पहचानी न जाए। तू मेरी कहानी भी लिख सकती है बीबी। अगर तू कहे तो मैं ज़रूर लिखूंगी। मेरा नाम कर्मा वाली सौभाग्यशालिनी है। मेरा तो चाहे नाम भी झूठ न लिखना, मैं कोई झूठ थोड़ी ही बोलूँगी। मैं तो सच कहती हूँ, पर मेरी कोई सुने भी तो। कोई नहीं सुनता। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे टाट के पीछे पड़ी खाट पर ले गई। जब मेरी शादी होनी थी ना, मेरे ससुराल से 2 जनी मेरा नाप लेने आई। उनमें से एक लड़की मेरी उम्र की थी, बिल्कुल मेरे जितनी। वह किसी दूर के रिश्ते से मेरी ननंद लगती थी। मेरी सलवार कमीज नाप कर कहने लगी, बिल्कुल मेरी ही नाप है। भाभी, तू चिंता न कर, जो कपड़े सीऊंगी तुझे बिल्कुल पूरे आएंगे। और सचमुच वरी के जितने भी कपड़े थे मुझे खूब अच्छी तरह से आते थे। वही ननंद मेरे पास कितने महीने रही और बाद में भी मेरे कपड़े वही सीती रही। मेरा चाव भी बहुत करती थी। मुझे कहा करती थी, भाभी, चाहे मैं 2 महीने बाद आऊं या 4 महीने या 6 महीने बाद, पर तू किसी और से कपड़ा मत सिलाना। मुझे भी वह अच्छी लगती थी। सिर्फ उसकी एक बात मुझे बुरी लगती थी। मेरा जो भी कपड़ा सीती थी, पहले वह स्वयं पहनकर देखती थी। कहती थी, तेरा मेरा एक नाप है, देख मुझे कैसे पूरा है, तुझे भी पूरा आएगा। और सारे कपड़े पहनते समय मेरे मन में आता था, कपड़े भले ही नए हो, पर है तो किसी के उतारे हुए ही ना। रस्सी के साथ टंगे हुए टाट का पर्दा था। बांध की ढीली सी खाट थी। खेस भी खस्ता था। लड़की भी अल्लड़ और अपड़ थी। पर यह ख्याल इतना नाजुक, इतना मुलायम। मैं चौंक उठी। पर बीबी, मैंने अपने मन की बात कभी नहीं कही। जाने बेचारी का मन छोटा हो जाए। फिर मुझे कोई 1.5 बरस बाद पता चला, किसी ने बता दिया, उसकी और मेरे घरवाले की लगी हुई थी। यह उसका दादा पोता के रिश्ते से भाई लगता था। पर एक उसके सगे भाई को यह बात बहुत बुरी लगती थी। वह तो एक बार अपनी बहन की गर्दन उतारने लगा था। किसी ने मुझे ये भी बताया कि थोड़े समय जब वह बाग गोदने लगी थी तो उसे फीट आ गया था। आंसुओं से भीगी कर्मावली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बीबी, तुम मेरे मन की बात समझ ले। मुझसे उतना नहीं पहना जाता।
मेरी गोटा किनारे वाली शलवारें, मेरी तारों जड़ी चुनरिया और मेरी सिल्मों वाली कमीज़ें, सब उसका उतार। और मेरे कपड़ों की भांति मेरा घरवाला भी। कर्मावली की आवाज़ के आगे मेरी कलम झुक गई। कौन लेखक ऐसा फिक्रा लिख देता? अब बीबी, मैं वे सारे कपड़े उतार आई हूँ, अपना घरवाला भी। यहाँ मामा मामी के पास आ गई हूँ। इनका घर लीपती हूँ, मेज़ धोती हूँ, और मैंने एक मशीन भी रख छोड़ी है। 4 कपड़े सी लेती हूँ और रोटी खा लेती हूँ, भले ही खद्दर से जुड़े, चाहे लट्ठा। मैं किसी का उतार नहीं पहनती। मेरा मामा सुलह करने को फिर रहा है, मेरे मन की बात नहीं समझता। मैं जैसे जी रही हूँ वैसे ही जी लूँगी, और कुछ नहीं चाहती। तो सिर्फ एक बार मेरे मन की बात लिख दे। कर्मावली के जिस जिस्म के साथ घटना घटी थी, उसे मैंने एक बार अपनी बाहों में भींचा। कितनी मजबूत देह थी, कितना मजबूत मन। यह चौगिरदा, यहाँ मैं पल भर पहले मिर्चों से शराब से खून खराबे पर पहुँचती बात से घबरा गई थी। वहाँ पर कर्मावली कितनी दिलेरी से जी रही थी। बाहर सड़क पर शिमले से आती मोटरें गुजरती थी, और जिनकी सवारियां रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई कई बार पल भर पहले के लिए इस दुकान पर चाय के प्याले के लिए रुक जाती थी, या सिगरेट की डिब्बी के लिए, या गर्म तंदूर की रोटी के लिए। वे जिनके पहन रखे रेशमी कपड़े जाने किस किस के उतार थे, और कर्मावाली उनकी मेज़ पोंछती थी, कुर्सियाँ झाड़ती थी। वह कर्मावाली जिसने एक खद्दर की कमीज़ पहन रखी थी, जो अपने जिस्म पर किसी का उतार नहीं पहन सकती थी। बीबी, मैंने तेरा वह रुपया संभाल कर रखा हुआ है। सचमुच? अब तक? हाँ बीबी, वह रुपया मैंने उस समय अपनी नाइन को पकड़ा दिया था, और फिर उसके दूसरे दिन की ही बात थी जब मैंने तेरी तस्वीर देखी थी। मैंने नाइन से वह रुपया लेकर संभाल लिया था। तो बीबी, मुझे उस रुपये पर अपना नाम लिख दे। फिर तो जब मेरी कहानी लिखेगी मुझे ज़रूर भेजना। और कर्मावली ने उठकर खाट के नीचे रखा ट्रंक खोला। ट्रक में एक लकड़ी की संदूकची थी। उसने रुपए का तय किया हुआ नोट निकाला। मैं अपना नाम लिख देती हूँ कर्मावाली। ये मैंने जाने कितनी लड़कियों के नोटों पर अपना नाम लिखा होगा, पर आज मेरा दिल चाहता है तू मेरे नोट पर अपना नाम लिख दे। कहानी लिखने वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा वो है जिसने कहानी अपने जिस्म पर झेली है। मुझे अच्छी तरह से लिखना नहीं आता। कर्मावाली लज्जा से गई और फिर बोली, मेरा नाम कहानी में ज़रूर लिखना। हाँ, मैं वही नाम, तेरे हाथों लिखा हुआ तेरा नाम, अपनी कहानी का नाम रखूंगी। मैंने पर्स से नोट भी निकाल लिया और कलम भी। कर्मावालिए, आज तेरी कहानी लिख रही हूँ। वही रुपये के नोट पर लिखा हुआ तेरा नाम आज इस कहानी के माथे पर पवित्र टीके की भांति लगा हुआ है। ये कहानी तेरा कुछ नहीं संवारेगी, पर यह भरोसा रखना, वे दिल भी इस तेरे टीके को प्रणाम करते हैं जिनके खून का रंग इस तेरे टीके के रंग से मिलता है, और वे माथे भी एक लज्जा से इसके आगे झुकते हैं जिन्होंने अपने गले में जाने किस किस के उतार पहन रखे हैं।